अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे चल रही हैं और जैसा मैं आपके सामने जो मेरे अपने ओपिनियन है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं और मैं कोशिश करता हूं आप तक हकायक बताता रहूं। आज की सबसे ताज़ा जो खबर है, वफाकी हुकूमत बड़ा शोर डाल लिया, हमने पेट्रोलियम की कीमतें पता नहीं कितनी कम कर दी हैं। शर्म से डूब मरने का मकाम है। 30 से 50 रुपए पेट्रोलियम की कीमतें कम होनी चाहिए और मैंने सबूत साथ लगाए हैं। बैन अवी कीमतें जितनी तेजी से नीचे गिरी हैं उसका फायदा आम आदमी को नहीं दे रहे हैं और कौम पे एहसान जता लें। किस बुनियाद पे, किस बात पे ऊपर, ये सोचने वाली बातें हैं। तकलीफ होती है। मैंने रात ट्वीट कर दिया था, मैंने बता दिया था कि ये पहले ओगरा ने या बाकी लोगों ने कहा कि 30 रुपए के करीब पेट्रोलियम की कीमतें कम होंगी, तो जुबान गीला करने के लिए लॉलीपॉप सा दे दिया उन्होंने। और वो लॉलीपॉप भी क्या को बना सीख भी ले, लॉलीपॉप कौन सा होना चाहिए आपके पास। लेकिन मैंने रात ऐलान किया, सुबह मैंने दायर कर दी है आईनी दरखास्त बैकग्राउंड पे, सॉरी मुतफरक दरखास्त बैकग्राउंड पे चल रही है, सबूतों के साथ मैंने की है। मैं ऐसे बात नहीं करता, आपको पता है, मैं तब सबूतों के साथ सारी एक एक चीज रिकॉर्ड के ऊपर मैंने लगाई है। और यहां मैं आपको वो चलाऊंगा, वो थोड़ा सा जो हामिद मीर ने चलाया जी, मैं नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आटा सस्ता करूंगा, लेकिन क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम और वो इरादा। ये हामिद मीर अब शर्म से डूब मरने का मकाम है। जाए जाकर मिठाइयां बांटे आप लोग। आप वो लोग हैं जिन्होंने सारे निजाम का सत्यानाश किया और मुल्क यहां तक पहुंचा। ये वो लोग हैं कि जो फैसिलिटेटर के तौर पर काम करते रहे हैं। ये वो चंद अनकर हजरात हैं जिन्होंने इस मुल्क के साथ बड़ा जुल्म किया है, जहां सुहाने ख्वाब दिखाए। जरा सुनिएगा, मैं नहीं कह रहा, हामिद मीर ने जो वो कहा है वो ट्वीट पे आप जरा वो देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, आप समझ सकेंगे बड़ी आसानी से, बहुत बेहतरी हो जाएगी। आखिरी दम तक पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे, गुर्बत और बेरोजगारी को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। क्या हुआ तेरा वादा। आटे की कीमत कम होने और महंगाई पर काबू पाने के वादे वफा न हो सके। सूरत हाल बदतरीन हो चुकी। शहरी 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। इक्तदार की कुर्सी मिलने से कबल शहबाज शरीफ मुल्क को अजीम बनाने के बहुत गुर जानते थे और इन्हें आजमाने के लिए बेचैन भी थे। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 23.8% है। जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। बस रोया ही नहीं सिर्फ शहबाज शरीफ, पैसे दे दो जी, मैं मर गया, तबाह हो गया, मुल्क तबाह हो गया। ज़राई मुल्क होने के बावजूद रवा माली साल पाकिस्तान ने 77 अरब रुपए की दालें और 314 अरब रुपए का खुदनी तेल दरामद किया, जबकि सीजन की जरूरियात पूरी करने के लिए 30 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करना पड़ेगी। महंगाई की बला अगले साल भी टलने नहीं लगी। अगले साल में आपको कॉटन भी इंपोर्ट करनी है, गंदम भी इंपोर्ट करनी है और एनर्जी भी इंपोर्ट करनी है। सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे। शहरी कहते हैं इन्हें वजीर आजम की मोहब्बत से ज्यादा इनकी कारकर्दगी का इंतजार है। कैमरामैन अब्दुल सलाम सोमरो के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। जी, आपने वो देख लिया सारा कुछ और आपको बड़ी अब इलेक्शन कमीशन की बदनीति में आपके सामने रखने लगा हूं। इलेक्शन कमीशन जाग गया। आज उसे मर्दमशुमारी याद आ गई। इतना सा सोया हुआ था, आज उसे मर्दमशुमारी याद आ गई। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो एक लेटर है जो आपके सामने, जो आपको समझ आ सकेगा और मैं जरा सामने रख लूं। ये इजी से ये इन्होंने लिखा है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव इस्लामाबाद को, और यहाँ वो जिक्र कर रहे हैं, ये दिसंबर का जिक्र कर रहे हैं। आज सोए हुए यानी ये 30 अपना ना जी, ये इलेक्शन को डिले करने के हवाले से बहाने जो है ना पूरे तैयार कर रहे हैं। आंखें बंद करके सोए रहा इलेक्शन है। जरा इलेक्शन कमीशन का एहतसाब तो हो ना कि क्या कुछ किया उसने आज तक और क्या लिखा है उस खाते में, वो आपके सामने बता देता हूं। डिजिटल मर्दमशुमारी के नतायज बर वक्त फराहम करने के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरक हो गया। 31 मार्च तक शाये ना हुए तो नई हल्काबंदी मुश्किल होगी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत मनसूबाबंदी और
वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को बजरिया खत आगाह कर दिया। बार बार इदारा शुमारियात को 31 दिसंबर तक मरदमशुमारी मुकम्मल करने का कह चुके हैं। बताया गया है कि दिसंबर की जगह अब 31 मार्च तक हतमी नतायज छाया होंगे। मरदमशुमारी के बाद आइन के तहत नई हल्काबंदी कराना लाजिम है। तो अब एक बात और पास आ गई, बर वक्त आम इंतखाबात के लिए इनकाद के लिए 31 मार्च तक डिजिटल मरदमशुमारी के हतमी नतायज शाये करना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ इलेक्शन कमीशन बदनीति दिखा रहा है कि इसका फ़ायदा क्या होना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होना है। अच्छा, वो कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होना है? यानी जब नई मरदमशुमारी होगी तो उसके बाद नई हल्काबंदी होगी, नहीं होगी तो इलेक्शन पुरानी के मुताबिक होंगे। कुछ लोग हमने पूछा, मुझसे साहब गवर्नर ने भी ये पूछा था, तो मैंने उनको यही कहा था कि ये हर्डल नहीं है इस काम के लिए। और ये बैकग्राउंड में वो सारा मैं टोटल मैं आपके सामने चला देता हूँ। और एक बड़ी मज़ेदार बात है, PI में भर्तियों की इजाज़त के लिए ना दरख्वास्त पर समाअत हुई है। 250 भर्ती मुलाजमीन करने की इजाज़त मांग ली है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नई मुलाजमीन को तनख्वाह कहाँ से देंगे, नए मुलाजमीन को किन ओहदों और क्यों भर्ती किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेस प्लान और रेवेन्यू की तफसीलात भी मांग ली। कौमी एयरलाइन को फौरी तौर पर 80 पायलट समेत 250 अफराद की इजाज़त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। PIA 5 नए जहाज़ खरीदना चाहता है। अदालत ने जहाज़ों के लिए रूट और अदायगी की तफसीलात तलब कर ली है। यूरोप और अमेरिका और कनाडा समेत तमाम रूट तो PIA के बंद हो चुके हैं। जैसे सईद मुज़ाहरी ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए PIA में कोई बैठना नहीं चाहता, जैसे सईद मुज़ाहरी रिमार्क्स थे। मजीद अच्छी पायलट क्या करेंगे जब टोटल जहाज़ ही 30 है, जैसे जाजुल हसन साहब के रिमार्क्स हैं। और 2018 में भर्तियों पर पाबंदी आयद की थी। 2019 में आज ऑपरेशन के लिए भर्तियों की इजाज़त दी गई थी, ये सलमान नकरम राजा साहब कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अकामत के बाद आज खुद भर्तियां नहीं कर सकते। मजमूई तौर पर 370 पायलट थे, 34 इस्तीफा दे चुके हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने 11 माह में 154 अरब रुपए कमाए हैं और मौजूदा ऑपरेशन के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। PIA के पास 20 जहाज जबकि 10 लीज पर हैं। 7 जहाज बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं। 2018 से अब तक 6000 से ज़ायद मुलाजिम निकाल चुके हैं। और फाइनेंशियल ऑफिसर ने तो बहुत खूबसूरत तस्वीर खींची है, लेकिन हकायक ऐसे नहीं। मुश्किल से इदारा अपना खर्चा पूरा करता है, जहाज़ों के पैसे कहाँ से देगा। मुश्किल से इदारा, और ऐसा ना हो कि जहाज़ों की किस्तें और तनख्वाहें देने के लिए हुकूमत से ग्रांट मांगनी पड़े। 6000 मुलाजमीन के लिए अब कम से कम भर्तियाँ के लिए दोबारा हालात वही न जा रहे हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में अदालत ने समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। एक और सुप्रीम कोर्ट में अहम मैटर है, मैं उसे इत्तफाक नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट का अपना नुक्ता नज़र है। तौहीन अदालत के जो है ना, जो आप सिर्फ जमानत की हद तक रहें, मेरिट की बातें करने वाली तो है नहीं, लेकिन जिस तरह की बातें की हैं बड़ी हैरानगी हुई है मुझे खुद। और ट्रायल कोर्ट ने फर्द जुर्म में तो दफ़ा लगाया ही नहीं। जस्टिस काजी फायद ईसा, जब मुझे को पता ही नहीं उन्होंने क्या जुर्म किया है तो वो अपना मुकदमा कैसे लड़ेंगे। ये जस्टिस काजी फायद ईसा के हवाले से बात हो रही है। क्या ये 295C में आता है? वकील से FI ने शिकायत पर मामले की इंक्वायरी की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल, आपको पता होना चाहिए किस जुर्म में क्या दफ़ा लगनी है। तौहीन मज़हब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया, जैसे याजा अफरीदी कहते हैं। FI ने इसके समय इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से राय भी ली है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी कहा 295C नहीं लगता है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल आइनी इदारा है, जैसे काजी फैज़ा, जब एक आइनी इदारे की राय पर अमल नहीं करना तो बंद कर दें। इस्लामी नज़रियाती राय कब ली है? 8 जून 2022 को ली है। ट्रायल कोर्ट ने इस्लामी नज़रियाती राय कौंसिल की राय के बावजूद जमानत जो है ना वो मुस्तरद कर दी है। जब चालान जमा हो जाता है तो देखना है कि अदालत का क्या काम है। जस्टिस इस मरहले पर इस मामले हम राय नहीं दे सकते। जस्टिस याजा अफरीदी, अब यहाँ अगर आप शॉर्ट में अगर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, बेल के स्टेज के ऊपर ये मामला तो है नहीं। और ये तौहीन मज़हब वाला मामला जो है ना, ये 295C का तौहीन रसालत का बड़ा सीरियस मामला है। और यहाँ एक बात कुछ लोग इंटेंशनल और मोटिव से करते हैं, इसीलिए इसकी सजाए मौत रखी गई है। और हम समझते हैं पता नहीं क्या, और ये खास तौर पर एक लिबरल क्लास है जो सो कॉल्ड लिबरल, वो समझते हैं कि बात ही कोई नहीं, वो दीन वो अच्छा सहारा बड़ा दीन का लेते हैं, सहारा बड़ा दीन लेंगे गए, जैसे कुरानी आयात और दीन पे उनका बड़ा अबूर है। एक वक्त आएगा ऐसे लोग होंगे, एक बार ऐसा होगा कि वो दीन में अपने आप को बहुत कुछ समझेंगे, लेकिन दीन नहीं आता, वो दीन उनके करीब से नहीं गुजरेगा। ना उन्हें इस्लामी रख रखाव पता है, ना उन्हें दीन के बेसिक्स पता होंगे। ये वो हालात है, उनसे बचना है हमको। चलते हैं आखिरी मामले की तरफ, मैंने जान के रखा हुआ था। ये है जो इस तरह की बातें लड़ाई जा रही हैं जनाब, ट्वीट भी हुए हैं, नईम भट्ट साहब ने भी ट्वीट किया, मैंने उस पर भी रीट्वीट किया, वो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। उन्होंने कहा जी PTI के बहुत से लोगों ने राय दी है कि इलेक्शन लेट कर लिया जाए। और लेट करके क्या होगा, एक सवाल है बड़ा सीधा सा मेरे लिए।
और जो परवेज ये मूनस राय साहब से अपना जोड़ी गई ये बात, चाहे चौधरी परवेज राय तो कहते हैं कि जो इलेक्शन की डेट देंगे उस पर हम इलेक्शन करा देंगे, और वो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए देखिए, मैंने जो बड़ी सच्ची सी बात लिखी है कि इलेक्शन अगर असम्बलियाँ तहलील ना हुई तो पीटीआई के लिए मौत है, अगर असम्बली तहलील हो गई तो ये पीडीएम की जमात के रहनुमाओं के लिए मौत है। ये मैंने ट्वीट किया है और मैं इस बात पे कायम हूँ, और मैं इसकी लॉजिक बार बार बयान करता हूँ, मैं फिर दोहरा देता हूँ। लॉजिक बड़ी सीधी सी है। अभी मैंने इलेक्शन कमीशन का पीछे आपको पढ़ के सुना दिया, वो सारा मैंने बता दिया कि इलेक्शन कमीशन क्या चाह रहा है, हुकूमत वक्त क्या चाह रही है, इलेक्शन को डिले करने के प्रोसेस ये सारे मौजूद हैं। और इसका अभी आप अगर आप 15 से 20, 15 तो गुजर गई आज, आप 20 दिसंबर तक इलेक्शन असम्बलियाँ तहलील कर चले, 22, 23, 25 तक ले जाएं आप, तो 3 महीने में इलेक्शन होने, रोज़ों से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। रोज़ों में इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं, नए इलेक्शन नहीं कराने, मुहर्रम में नहीं कराने, फिर आगे बजट आ जाएगा, बजट में तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते हैं, अगर बजट पास करना होता है असेंबली ने तो इलेक्शन में कई प्रोसेस है, चैलेंज होनी है चीज़ें, इलेक्शन का एक पूरा लंबा एक प्रोसेस है। तो वो तो जाके इलेक्शन जाके फिर वो अगस्त में असेंबलियाँ तहलील होंगी, फिर आगे जाकर बनेंगे, और ये वो सारी प्लानिंग है उनकी कि किसी ना किसी तरह से ये मामला इस तरह चलता रहे। असेंबली आपको तहलील करनी है, तहलील करने के आपके फ़वाइद बहुत हैं। एक बात और जो मैं जाने से पहले करना चाहता हूँ, नेशनल असेंबली में राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती मैंने चैलेंज की हुई है, और मैंने नंबर ऑफ पॉइंट्स उठाए हैं उसके ऊपर, और उसमें बाकायदा मैंने खत भी लिख दिया है स्पीकर नेशनल असेंबली को, जो अभी तक जवाब नहीं देते थे, और मेरा नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर है इस हवाले से, मैं बताता चलूँ आपको। राजा रियाज ऑफिशियल लीडर है नहीं, ना बन सकते हैं, मेजॉरिटी है नहीं, ये डिसेंडेंट है, मुनर्रफ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लता बात है पार्लिमानी पार्टियाँ जिनके पास है। आज अगर तहरीक एतमाद या अदम एतमाद परवेज अली के साथ है तो ये वोट उसको दे दें तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपको अपोजिशन लीडर तो आपका होना चाहिए। पीटीआई के कुछ लोग जब पार्लियामेंट में जाएं, जाकर बैठें और बैठ के बाकायदा 25-30 के करीब इसको उड़ा मारें, इसको राजा परवेज अशरफ को। मजबूरी मेजॉरिटी आपके पास होगी, मेजॉरिटी साबित करें और चुप करके अपोजिशन लीडर बन जाएं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज तो नहीं है, ना उसका किरदार है। आइन के आर्टिकल अपना 213 की खिलाफ वर्जी हो रही है, 224 की खिलाफ वर्जी होगी, और इसने जो चीफ अपना चेयरमैन नैब भी बनाया वो भी मैं समझता हूँ कानून की खिलाफ वर्जी है। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।